अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसमें से स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस आप लोगों के फिजिक्स के होंगे, फिर उसके बाद के जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 20 या 25 सेकेंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फायदा होगा कि आप अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट की आपूर्ति पर 440 वॉट ऊर्जा लेता है। यदि इसे 440 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर 15 घंटे चलाया जाए तो व्यय होने वाली ऊर्जा होगी। क्या पूछा गया है? तो व्यय होने वाली ऊर्जा होगी। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल में सॉल्व भी करके बताऊंगा और उसका करेक्ट आंसर भी बताऊंगा। तो आप लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए और मैं भी आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा कि माना हीटर के तार का प्रतिरोध R ओम है। क्योंकि हमें यहाँ पे हीटर के तार का प्रतिरोध नहीं पता है और हमें यहाँ पे सबसे पहले रेजिस्टेंस ही निकालना होगा, तभी हमारा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। तो माना हीटर के तार का प्रतिरोध R ओम है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, R इज इक्वल टू V²/P। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में देखिए V की वैल्यू कितनी दी गई है। तो क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़िए, यहाँ पे लिखा है कि एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट की आपूर्ति पर, यानी V की वैल्यू 220 वोल्ट दी गई है। तो चलिए यहाँ पे लाके रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे V की वैल्यू 220 ये रखेंगे और स्क्वायर है, स्क्वायर तो लगा ही रहेगा, फिर अपॉन में आपका P है। तो P की वैल्यू भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है। आगे देखिए यहाँ पे 220 वोल्ट की आपूर्ति पर 440 वॉट ऊर्जा लेता है। तो P की वैल्यू 440 वॉट। चलिए इसको यहाँ पे लाके रख देते हैं हम। P की जगह हमने यहाँ पे 440 ये रख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 110 ओम। तो देखिए हमें R की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है 110 ओम। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। तो क्वेश्चन आगे यहाँ पे कह रहा है कि यदि इसे 440 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर 15 घंटे चलाया जाए तो वह होने वाली ऊर्जा होगी। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम ये करेंगे, हम यहाँ पे 440 वोल्ट पर शक्ति निकाल लेंगे। ठीक है, तो 440 वोल्ट पर शक्ति P इज इक्वल टू V²/R, ये फॉर्मूला होता है। तो P इज इक्वल टू V²/R। अब V की वैल्यू कितनी दी गई है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। आगे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए कि यदि इसे 440 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर, यानी V की वैल्यू 440 वोल्ट, ये हमें यहाँ पे लाके रखनी है। तो देखिए यहाँ पे V की जगह 440 रख दिया, स्क्वायर है, स्क्वायर तो लगा ही रहेगा, और अपॉन में R। तो रेजिस्टेंस हमने ऊपर क्या निकाला था, R की वैल्यू हमने निकाली थी 110 ओम, इसीलिए निकाली थी। अगर नहीं निकालते तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता, R की वैल्यू को हम यहाँ पे कैसे रखते। तो R की वैल्यू 110 ओम यहाँ पे हमें रख देनी है, ये R की जगह मैंने रख दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 1760 वॉट। अब ये वॉट में क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पे शक्ति निकाल रहे हैं और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। तो 1760 वॉट ये हमें मिल चुका है। अब हम यहाँ पे बड़े आसानी से व्यय ऊर्जा निकाल पाएंगे। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, यही तो पूछा गया है कि यदि इसे 440 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर 15 घंटे चलाया जाए तो व्यय होने वाली ऊर्जा होगी। तो व्यय होने वाली ऊर्जा हम बड़े आसानी से निकाल पाएंगे और 15 घंटे चलाया जाए, ये भी दिया गया है क्वेश्चन में। तो आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि 15 घंटे चलाने पर व्यय ऊर्जा इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दूं, वॉट, ठीक है, वॉट गुणे घंटा
और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आपका हो जाएगा 1000। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखिए पी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1760 वॉट ना, वॉट में आई है ना, तो वॉट की जगह हम क्या रख देंगे, यही रख देंगे 1760 वॉट। तो यहाँ पे देखिए 1760 ये रख दिया, फिर गुणे घंटा, तो 15 घंटे चलाने पर व्यय ऊर्जा पूछी आ रही है ना, यही तो घंटे की जगह 15 हो जाएगा और अपॉन में 1000, ये तो फॉर्मूले में है ही। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे जो आपका है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 26.4 किलोवाट घंटा। यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 26.4 किलोवाट घंटा कहाँ दिया है, तो 26.4 किलोवाट घंटा ये आपका दिया गया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस 2 से 3 बार कर लीजिएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा 10 एम्पियर है तथा परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, तो परिपथ की विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो परिपथ की विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व भी करके बताऊंगा और उसका करेक्ट आंसर भी बताऊंगा। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि विद्युत से रिलेटेड आप लोगों के जितने न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं ना, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मैं आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ इनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो चलिए ये मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके बता देता हूं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या क्या चीजें हमें दी गई है। यहाँ पे लिखा है यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा 10 एम्पियर है, यानी आई की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, धारा आई इज इक्वल टू हमें 10 एम्पियर ये दिया गया है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया सबसे पहले। फिर इसके बाद लिखा है कि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, यानी रेजिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, आर की वैल्यू हमें यहाँ पे 10 ओम ये हमें यहाँ पे दी गई है। और हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो परिपथ की विद्युत शक्ति की गणना कीजिए, यानी P इज इक्वल टू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है I²R, यही फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। तो आई की वैल्यू हमें 10 एम्पियर दी गई है, ठीक है, 10 एम्पियर यानी 10 का स्क्वायर ये हम यहाँ पे रखेंगे ना, यही तो रखेंगे, और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 100 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया, ठीक है, इनटू आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है, 10 ओम ना, यही तो रेजिस्टेंस दिया गया है, तो ये 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 की मल्टीप्लाई जब हम 10 में करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1000 वॉट, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1000 वॉट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉट में क्यों आया, क्योंकि विद्युत शक्ति की गणना हमें करनी थी यहाँ पे, और शक्ति का मात्रक वॉट होता है। तो 1000 वॉट कहाँ दिया गया है, ऑप्शन में, ये आपका दिया गया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि विद्युत सामर्थ्य P, प्रतिरोध R तथा विभवांतर के बीच संबंध है। तो मैं आपको बता दूं, जो रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे आते हैं, और ऐसे कई क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व भी करवाए हुए हैं रिलेशन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि विद्युत सामर्थ्य P, प्रतिरोध R तथा विभवांतर के बीच संबंध है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी P इज इक्वल टू V² अपॉन R, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी इस फॉर्मूले का यूज मैंने ऊपर पहले क्वेश्चन में किया था, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, और ये भी आपका रिलेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है।
क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है यदि फाई इज इक्वल टू चुंबकीय फ्लक्स, बी इज इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए इज इक्वल टू क्षेत्रफल है तो इनके बीच सही संबंध है। और 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से जरूर पूछे आते हैं। देखिए यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्स के पहले ये बना हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसे हम फाई पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। फाई इज इक्वल टू चुंबकीय फ्लक्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बी इज इक्वल टू फाई अपॉन ए, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि डायनेमो उत्पन्न करता है। क्वेश्चन क्या है कि डायनेमो उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी ईएमएफ और ऑप्शन डी दिया है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी 2013 में पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है। और इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन एक बार कराया हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ईएमएफ, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलॉम का आवेश प्रवाहित होता है। हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व भी करके बताऊंगा और इसका करेक्ट आंसर भी बताऊंगा। देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे विद्युत से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो विद्युत से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो देखिए हमसे पूछा क्या गया? हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो हीटर में व्यय विद्युत ऊर्जा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर, यानी V की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? V की वैल्यू हमें यहाँ पे 120 वोल्ट दी गई है, ठीक है। 120 वोल्ट ये हमें यहाँ पे दी गई है V की वैल्यू। फिर उसके बाद देखिए 12 कूलॉम का आवेश, Q की वैल्यू कितनी दी गई है? Q की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 12 कूलॉम, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और हमसे पूछा गया कि हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो हीटर में व्यय विद्युत ऊर्जा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? V इंटू Q हो जाएगा। तो V की वैल्यू 120 ये दी गई है, इंटू Q की वैल्यू 12। तो 120 की मल्टीप्लाई आप 12 में करवा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? 1440। और किस में आएगा? जूल में आएगा। किस में आएगा? 1440 जूल। यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1440 जूल कहाँ पे दिया गया है? ये आपका दिया गया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपका विद्युत का ही एक न्यूमेरिकल है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक विद्युत हीटर में 4 मिनट तक 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर 540 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। हीटर के तार का प्रतिरोध होगा। यहाँ पे क्या पूछा गया? हीटर के तार का प्रतिरोध पूछा गया है। 2010 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा चुका है क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व भी करके बताऊंगा और इसका करेक्ट आंसर भी बताऊंगा। क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा एक बार। तो चलिए मैं भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि एक विद्युत हीटर में 4 मिनट तक 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर
540 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि कितनी 540 किलो जूल, यानी H की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, H यानी हीट, H की वैल्यू हमें दी गई है 540 किलो जूल। ये किलो जूल में है, इसको हमें जूल में चेंज करना होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले जो आपका 540 किलो जूल है ना, इसको हमें जूल में चेंज करना होगा। तो देखिए 1 किलो जूल बराबर क्या होता है, देखिए 1 किलो जूल बराबर आखिर होता क्या है, तो 1 किलो जूल बराबर आपका होता है 1000 जूल। क्या होता है, 1000 जूल होता है। तो यहाँ पे क्या है 540 किलो जूल, तो 540 की मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 से और ये आपका हो जाएगा जूल में चेंज। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे चेंज कर लिया 540 गुणे 1000 जूल। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अभी यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में ये देखिए एक विद्युत हीटर में 4 मिनट तक 3 एम्पियर की विद्युत धारा, यानी आई की वैल्यू कितनी दी गई है, धारा कितनी यहाँ पे है 3 एम्पियर, ये हमें दी गई है। तो देखिए नीचे मैंने यही लिखा हुआ है, ये देखिए धारा I इज इक्वल टू 3 एम्पियर, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब समय देखिए कितना दिया गया, समय ये 4 मिनट तक ना, यही तो दिया गया है। टी की वैल्यू यहाँ पे 4 मिनट दी गई है, जिसको हमें चेंज करना होगा सेकंड में, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखिए टी इज इक्वल टू सबसे पहले 4 मिनट लिखा, अब इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट बराबर आपका 60 सेकेंड होता है, तो 4 गुणे 60 यहाँ पे कर देंगे और ये आपका सेकंड में चेंज हो गया। और इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है। और हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, हीटर के तार का प्रतिरोध आर की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, यही तो हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा लगभग सॉल्व हो चुका है। हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे R की वैल्यू को निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो जो जो वैल्यूज हमें यहाँ पे पता है हम इस फॉर्मूले में ला के रख देते हैं। तो हमें H की वैल्यू पता है, हमें दी गई थी 540 किलो जूल, जिसको हमने चेंज किया था जूल में, तो 540 गुणे 1000 जूल, ये लाके H की जगह यहाँ पे हम रख देंगे 540 गुणे 1000। फिर इसके बाद आई स्क्वायर, आई की वैल्यू, धारा की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर है ना, तो आई स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर बराबर 9, यही तो आएगा। तो यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर की जगह 9 रख दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, फिर इंटू आर, आर की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो आर तो आपका एज इट इज रहेगा। फिर टी, टी की वैल्यू ये देखिए 4 मिनट था, इसको हमने सेकंड में चेंज किया, तो 4 गुणे 60 सेकंड, ये 4 गुणे 60 ये मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर को हम ले आएंगे सबसे आगे, आर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा ये आर आगे आ चुका है 540 गुणे 1000, ये यहाँ पे लिखा, और ये जो है आपका अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 9 गुणे 4 गुणे 60, ये वाला पार्ट जो था ये अपॉन में आपका आ गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने पर R इज इक्वल टू आपको मिलेगा 250 ओम, और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें क्या मिल गया 250 ओम। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है 250 ओम, तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जो कि आपका रिलेशन से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमानों में संबंध होता है। फिर से आपसे यहाँ पे संबंध पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो रिलेशन से रिलेटेड यानी संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आंसर कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमानों में संबंध पूछा गया था, तो ऑप्शन बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2 वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2 वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है।
एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है 2008 में। 4 ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर भी लिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उनके तापांतर पर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि हिम मिश्रण का ताप केल्विन पैमाने पर 240 केल्विन है, इसका ताप सेल्सियस पैमाने पर होगा। हमें यहाँ पे इसका ताप सेल्सियस पैमाने पर ज्ञात करना है। यहाँ पे केल्विन पैमाने पर कितना है? 240 केल्विन है, आपका दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद अभी मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व भी करके बताऊंगा और इसका करेक्ट आंसर भी बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो देखिए, इसका ताप सेल्सियस पैमाने पर हमसे पूछा हुआ, तो इसके लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, C = K - 273। यही हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो देखिए K की वैल्यू कितनी दी गई है? 240 केल्विन, यही तो दिया हुआ है ना। तो आगे सॉल्व करेंगे तो C = K की जगह रखेंगे 240, ये यहाँ पे रख दिया, माइनस 273, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब 240 में से 273 हम लेस कर रहे हैं। 240 छोटी संख्या और 273 बड़ी है, तो छोटी में से बड़ी संख्या को लेस करेंगे तो आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा वो निगेटिव में आएगा। तो 240 - 273 जब लेस करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? -33। और यहाँ पे सेल्सियस पैमाने पर पूछा है तो डिग्री सेल्सियस में आएगा, यानी -33 डिग्री सेल्सियस कहाँ दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है केमिस्ट्री का। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि प्लास्टिक है, आपको बताना है कि प्लास्टिक है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्च बहुलक, ऑप्शन बी दिया है एक अकार्बनिक जटिल यौगिक, ऑप्शन सी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का समावयवी, और ऑप्शन डी दिया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जटिल यौगिक। ठीक है, ये आपका दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्च बहुलक। यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव हैं। क्वेश्चन क्या है कि प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार कराया हुआ है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर भी लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी CO और N2। CO से हमारा मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 से यहाँ पे नाइट्रोजन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक चेंज किया जा सकता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि चेंज क्या किया जाएगा। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस लिखा हुआ है, तो प्रोड्यूसर गैस को हम वायु अंगार गैस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? वायु अंगार गैस, इस नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रोड्यूसर गैस का एक और अन्य नाम क्या है? तो प्रोड्यूसर गैस को हम वायु अंगार गैस के नाम से भी जानते हैं। या फिर इस क्वेश्चन में प्रोड्यूसर गैस ना लिख करके यहाँ पे लिख दिया जाए कि वायु अंगार गैस के मुख्य अवयव हैं, तब आपका आंसर क्या होगा? सेम यही आंसर होगा, क्योंकि चाहे वायु अंगार गैस बोलिए चाहे प्रोड्यूसर गैस बोलिए, बात एक ही होगी, सिर्फ नाम यहाँ पे अलग अलग है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस को ही हम वायु अंगार गैस के नाम से जानते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में चेंज किया जाता है।
तो प्रोड्यूसर गैस की जगह आपको यहाँ पे वायु अंगार गैस भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही नाम है, बस दिखने में अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, लेकिन एक ही है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी CO और N2। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि OF2 में O की ऑक्सीकरण संख्या है। तो हमें यहाँ पे O की ऑक्सीकरण संख्या फाइंड आउट करनी है, और ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड करीब मैं आपको यहाँ पे आज 11वां या फिर 10वां क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। और इससे पहले जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं सबकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, वहाँ से आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता भी हूँ। देखिए OF2 है ना, तो मैंने यहाँ पे ऊपर OF2 ये यहाँ पे लिख दिया। किसकी निकालनी है? O की निकालनी है, तो O के नीचे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको हम क्या करते हैं, X मान लेते हैं। तो O को हम यहाँ पे क्या करेंगे, X मान लेंगे। तो मैंने यहाँ पे X लिख दिया O की जगह, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्लस का साइन, प्लस का साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिर F2, F से हमारा मतलब फ्लोरीन, क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, -1 होता है। कितना फ्लोरीन, 2 ना, F2 लिखा हुआ है, 2 फ्लोरीन है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -1, तो इंटू -1 और इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे OF2 में ना प्लस चार्ज कहीं लगा है ना नेगेटिव चार्ज लगा है, तो 0 ही तो होगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, x ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिए 2 की मल्टीप्लाई -1 में, तो -2 और ये -2 और यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस माइनस मिलके माइनस, यानी -2 ही आपका आएगा। x -2 इज इक्वल टू 0। या फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू ये -2 इस बराबर, ये जो -2 है ना इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो ये +2 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू जब बराबर के इधर आएगा तो 2 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू +2। यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। O की ऑक्सीकरण संख्या +2 निकली, कहाँ दिया गया ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया +2। यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड मैंने आपको कई क्वेश्चंस पहले ही सॉल्व करा दिए हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी एथेन और ऑप्शन डी दिया है एथिलीन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी एथिलीन। एथिलीन का फॉर्मूला C2H4 होता है, आपको ऑप्शन में ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कपड़ों पर लगे लोहे के जंग के धब्बों को किसके द्वारा साफ किया जाता है। क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही कराया है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कपड़ों पर लगे लोहे के जंग के धब्बों को किसके द्वारा साफ किया जाता है। ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी दिया है ऑक्जेलिक अम्ल और ऑप्शन डी दिया है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट करेंगे, क्योंकि 2 बार पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी ऑक्जेलिक अम्ल, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि थर्मोप्लास्टिक है। क्वेश्चन क्या है कि थर्मोप्लास्टिक है। ऑप्शन ए दिया है PVC, ऑप्शन बी पॉलीथीन, ऑप्शन सी पॉलीस्टाइरिन और ऑप्शन डी दिया है ये सभी, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे देख रहे हैं PVC लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, PVC। इसका पूरा नाम क्या होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि PVC का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है, ध्यान रखिएगा ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आंसर कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या
होगा? ऑप्शन डी यानी ये सभी, यानी थर्मोप्लास्टिक है तो ये सभी हैं। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर किया होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में निम्न में से किसकी बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बंधन क्षमता पूछी जा रही है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में निम्न में से किसकी बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना करेक्ट आंसर मुझे बताइए, तब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर भी लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गामा किरणों की। यानी नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में निम्न में से किसकी बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूती रेशों का मर्सरीकरण निम्न में से किसके द्वारा होता है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको 2 बार पहले कराया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूती रेशों का मर्सरीकरण निम्न में से किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर भी लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी NaOH। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम किस नाम से जानते हैं? NaOH को हम किस नाम से जानते हैं? ये मैंने आपको 10 से 12 बार बताया हुआ है। तो जरा कमेंट करके ये बताइएगा कि NaOH को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NaOH। आपको ऑप्शन में तनु NaOH भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो तनु NaOH लिखा हुआ मिलेगा तो आप उस पर टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ NaOH लिखा हुआ है और आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। मैंने बस आपको यहाँ पे बता दिया, अगर तनु NaOH भी लिखा हुआ मिले तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी NaOH ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका नाम मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, 2008 और 2010। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन यहाँ पे है कि ड्यूमा विधि प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन क्या है कि ड्यूमा विधि प्रयोग की जाती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है, और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये जिस चैप्टर का है वो चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। कब पढ़ाया था? 2019 में। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, ये जिस चैप्टर का ये क्वेश्चन है ना, आप उस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो 2019 की प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा, केमिस्ट्री वाली, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नाइट्रोजन की गुणवत्ता की पहचान के लिए ड्यूमा विधि प्रयोग की जाती है। नाइट्रोजन की गुणवत्ता की पहचान के लिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कार्बनिक यौगिकों में हैलोजनों का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो 4 ऑप्शंस आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो तब तक मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये दोनों क्वेश्चंस जो आपके हैं ये एक ही चैप्टर के हैं। और वो चैप्टर मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया है 2019 में। तो आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा 2019 के, आपको ये सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी केरियस विधि। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका आज का टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे यहाँ पे टोटल
20 क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।